गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, आप लोगों को एक प्रोटेस्ट याद होंगे। अभी तो जंतर मंतर में हुए थे। लगभग 3 साल पहले भी एक प्रोटेस्ट इसी प्रकार से हुए थे, दिल्ली में ही, जंतर मंतर में ही। वो प्रोटेस्ट दरअसल में रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के उस टाइम जो चीफ थे, ब्रिजभूषण शरण सिंह, इनके अगेंस्ट हुए थे। बेसिकली ऐसा आरोप था इनके ऊपर कि रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के चीफ के तौर के ऊपर जब ये काम कर रहे थे, तब इन्होंने बहुत सारी महिला रेसलर्स के साथ सेक्सुअल हरासमेंट किया। इनफैक्ट एक तो यहाँ पर एक माइनर रेसलर भी थी, मतलब 18 साल से कम उम्र की एक भी रेसलर थी। उसने भी एक रजिस्टर किया था केस पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत। बट बाद में आगे जाके बोला जाता था कि दबाव के अंदर उन्होंने यहाँ पे अपना केस वापस ले लिया। अब ये सारे एलिगेशंस को देखते हुए बहुत सारे जो रेसलर्स थे, इवन आपके बहुत सारे अलग अलग स्पोर्ट्स एथलीट थे, उन्होंने यहाँ पर ये प्रोटेस्ट किया था। ठीक है, जिसमें आपके ओलंपियन विनेश फोगाट जी और भी बहुत सारे इस प्रकार से आपके ओलंपियंस भी आपको देखने को मिले। हालांकि बहुत ज़्यादा कुछ हो नहीं पाया उस टाइम प्रोटेस्ट के अंदर, बट बाद में फिर केस चलता रहा। अब फाइनली जाकर जो दिल्ली कोर्ट है ना, उसने यहाँ पर दरअसल में इनको निर्दोष पाया है और इस वजह से इनको एक्विट कर दिया गया है। हालांकि रेसलर्स ने बोला है कि हम अपनी जो लड़ाई है आगे और जारी रखेंगे, आगे और कोशिश करेंगे ताकि जो न्याय है वो लोगों को मिल पाए। जो रेसलर्स के साथ गलत हुआ है, सेक्सुअल हरासमेंट हुई है, उनको न्याय मिल पाए। तो बट फिलहाल के लिए दिल्ली कोर्ट ने यहाँ पर इनको एक्विट कर दिया है। दोस्तों, डेट है आज की 4 अगस्त 2026 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक आज हमें करना है बेंगाली वेंकैया जी के बारे में। देखो, इनके ऊपर ना क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है यूपीएससी के अंदर, तो थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करता हूँ इसके बारे में। इनका ना दरअसल में बर्थ एनिवर्सरी होती है 2 अगस्त को। इस बार ये इनका बर्थ एनिवर्सरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए हो गई क्योंकि ये इनकी 150th बर्थ एनिवर्सरी है। इनका जन्म दरअसल में 2 अगस्त 1876 को हुआ था, मछलीपट्टनम आंध्र प्रदेश के अंदर। ठीक है। अब इन्होंने काम बहुत सारे किए, बट इनको मेजरली हम याद करते हैं हमारे देश का जो नेशनल फ्लैग है उसको बनाने के अंदर। उसका जो स्टार्टिंग वाला वर्जन था ना, वो दरअसल में इनके द्वारा ही दिया गया था। मैं आता हूँ उसके ऊपर। पर और देखो कि और यहाँ पे इनका क्या क्या इनका लाइफ टाइम था। जैसे आप नोटिस कर पाओगे कि जो सेकेंड एंग्लो बोर वार हुआ था 1899 से लेकर 1902 के बीच में, उस टाइम ये ब्रिटिश इंडियन आर्मी की तरफ से यहाँ पे उन्होंने सर्व किया। और इस पर्टिकुलर वॉर में ही इनकी मुलाकात गांधी जी के साथ हुई। तो 1921 में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का सेशन था बेसवाड़ा में, जिसको आज के टाइम हम विजयवाड़ा के नाम से जानते हैं। वहां पर इन्होंने ना गांधी जी को एक स्वराज फ्लैग दिखाया। स्वराज फ्लैग में पता क्या था इसमें? एक तो रेड कलर का बैंड था, एक ग्रीन। देखो, आज के टाइम ना आपको जो फ्लैग आप देखते हो उसमें एक आता है सेफ्रन, फिर आता है आपका व्हाइट, फिर आता है ग्रीन, और बीच में आपको नोटिस करने को मिलता है कि बीच में अशोक चक्र होता है, राइट। पर स्टार्टिंग में ऐसा नहीं था। वर्जन जो था, इन्होंने जो पहला फ्लैग दिखाया गांधी जी को, उसमें केवल रेड और ग्रीन बैंड थे। बट आगे गांधी जी ने बोला कि भाई देखो, बीच में ना एक व्हाइट बैंड भी ऐड करो, एंड उसमें स्पिनिंग व्हील चरखा भी आप यहाँ पे डालिए। इससे कहीं ना कहीं पता लगेगा कि भारत कैसे आत्मनिर्भर है और प्रोग्रेस की तरफ यहाँ पे जाना चाहता है, हम शांति चाहते हैं। तो आगे जाके उन्होंने वैसा ही किया। ठीक है, डिजाइन ऐसे इवॉल्व हुआ समय के साथ। फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 1931 के अंदर इसको अडॉप्ट कर लिया, इस पर्टिकुलर फ्लैग को, इस डिजाइन को। पर देखो, इनका फ्लैग कंट्रीब्यूशन के अलावा भी अगर मैं बात करूँ ना, तो इन्होंने एग्रीकल्चर के ऊपर भी खूब रिसर्च करी। जैसे फॉर एग्जांपल कॉटन के ऊपर। अब कॉटन की पत्ती होती ना, पत्ती, इसी वजह से इनको कॉटन की रिसर्च के लिए इनका नाम पत्ती वेंकैया भी कई लोग बोलते हैं। इसके अलावा इन्होंने जापान के ऊपर भी काफी ज्यादा, जापानीज लैंग्वेज के ऊपर भी बहुत ज्यादा इनकी अच्छी पकड़ थी, इसलिए काफी लोग इनको जापान वेंकैया के नाम से भी जानते थे। जियोलॉजिकल रिसर्च भी खूब करी, डायमंड्स के ऊपर भी खूब रिसर्च करी, और इस वजह से इनका नाम डायमंड वेंकैया भी कुछ लोग बोलते हैं। तो यानी कि सिर्फ फ्लैग नहीं, फ्लैग के अलावा भी बहुत सारी चीजों के ऊपर इन्होंने यहाँ पे काम किया, जो मैंने अभी आपको यहाँ पे बताए। बाकी फ्लैग डेफिनेटली सबसे इंपॉर्टेंट है। और आज के टाइम के ऊपर मैंने बताया 3 हॉरिजॉन्टल बैंड्स हैं, सेफ्रन, व्हाइट और ग्रीन। ठीक है ना। और बीच में अशोक चक्र है, जहाँ पर 24 स्पोक्स आपको देखने को मिल जाएंगे, और वो नेवी ब्लू कलर का यहाँ पे होता है। नेशनल फ्लैग को हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने 22 जुलाई 1947 को ही एस्टेब्लिश कर लिया था, अपना सॉरी अडॉप्ट कर लिया था, ये बात ध्यान रखेंगे। ठीक है ना। तो यानी कि ना आज़ादी से पहले ही हमने अपने नेशनल फ्लैग को हम यहाँ पे अडॉप्ट कर चुके थे। और हमने तब क्या किया था, ये जो पहले चरखा हुआ करता था ना, इस चरखे को हमने रिप्लेस कर दिया विद नेवी ब्लू अशोक चक्र।
यूपीएससी ने क्वेश्चन जो पूछे हुए हैं ना, इनकी डायमेंशन के ऊपर पूछे हुए हैं। एक बात आप जरूर ध्यान में रखिएगा कि लेंथ टू हाइट रेशो जो होती है ना, वो दरअसल में 3:2 होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, ठीक है। ऐसा नहीं कि रैंडमली कोई भी आप फ्लैग बना लो, नहीं, उसमें लेंथ टू हाइट की रेशो 3:2 रहती है और ये रेक्टेंगुलर रहता है। आगे जाके अभी 15 अगस्त आएगा ना, मैं फ्लैग कोड ऑफ इंडिया आपको पूरा पूरा एक बार डिस्कस करूंगा 15 अगस्त के टाइम के ऊपर। बट आप ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर फ्लैग कोड ऑफ इंडिया के अंतर्गत ये बोला जाता है कि आपको अगर नेशनल फ्लैग को अपने फहराना है तो उस केस में आप बिल्कुल फहरा सकते हो, पर इसकी डिग्निटी को मेंटेन करना पड़ेगा आपको। यहाँ पे रेंडमली ऐसे आपने अगर इंसल्ट करने की कोशिश करी तो उस केस में हमारे पास प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971 है, जो कि अगर इसका गलत इस्तेमाल किया जाए उसके अगेंस्ट एक लीगल प्रोटेक्शन यहाँ पे देता है। बाकी आगे जाके फ्लैग कोड के अंदर अलग अलग प्रकार के फ्लैग्स अलाउ कर दिए गए, जैसे आपका हाथ से बना हुआ हैंड वुवन, ठीक है, पॉलिएस्टर, वूल, सिल्क, खादी बंटिंग से बना हुआ, ये सारे अलाउड हैं, ठीक है ना। तो इनके द्वारा फ्लैग बिल्कुल बनाया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। कॉटन से तो है ही है, बाकी जो इसके अलावा ये सारी चीजें थी, इनके अलावा भी आपका फ्लैग जो है बन सकता है। फ्लैग कोड ऑफ इंडिया एक बार 15 अगस्त आएगा, फिर से पूरा डिस्कशन होगा, तो वो एक बार उसको कंप्लीट डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि यूपीएससी ने 2 बार क्वेश्चन पूछा हुआ है फ्लैग कोड के बारे में। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों, अगला टॉपिक हमारे सामने है क्वेटा माइग्रेंट क्राइसिस के बारे में। थोड़ा सा हम ना पहले इस लोकेशन को अंडरस्टैंड करते हैं कि आखिर ये लोकेशन है कौन सी। देखो आप लोग जरा नोटिस करना, यहां पर नोटिस करो एक बार जरा, जैसे ना ये मेडिटेरियन सी आपको यहां देखने को मिलेगा और यहां पर है अटलांटिक ओशियन, ठीक है। ऊपर वाला हिस्सा इधर स्पेन और बाकी देश आ जाएंगे इधर, ठीक है ना, ये स्पेन और ऊपर बाकी हिस्सा है, ये यूरोप वाला हिस्सा हो गया। और नीचे अगर मैं बात करूं ना, ये आपको नीचे वाला अफ्रीका का हिस्सा देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो एक तो पहली चीज आप यहाँ पे ध्यान में रखिएगा, यहाँ अटलांटिक ओशन है, यहाँ मेडिटेरियन सी है, यहाँ पर से आपका यहाँ पे स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर आपको देखने को मिलती है, राइट। ये बातें आपने पढ़ी होंगी। अब इसमें आप नोटिस करना, मैं 2 पर्टिकुलर लोकेशंस की यहाँ पे बात कर रहा हूँ, प्लीज फोकस यार, ठीक है। जब मैं मार्क कर रहा हूँ सिर्फ उन पे ध्यान देना। यहाँ पर ना एक लोकेशन आपको देखने को मिलेगी क्वेटा, ठीक है, ये जो मैं मार्क कर रहा हूँ यहाँ पे, ओके। और यहाँ पर दूसरी लोकेशन आप देखिए, ये है आपका मेलीला। ये दोनों चीजें याद रखनी है, इन्हीं को मैं जूम कर दूंगा, ये कुछ ऐसा दिखेगा क्वेटा, और मेलीला को मैं जूम कर दूंगा, कुछ ऐसा दिखेगा। अब ये 2 लोकेशन इंपॉर्टेंट पता क्यों बन जाती है, ये दोनों लोकेशन दरअसल में, क्वेटा जो है वो स्पेन का पार्ट है, मेलीला जो है ये भी स्पेन का पार्ट है। कहने का मतलब है, देखो ये पार्ट दोनों यूरोप का, पर जोग्राफिकली ये लोकेटेड कहाँ है, अफ्रीका के अंदर। ये केवल 2 ऐसे हिस्से हैं, क्वेटा एंड मेलीला, जो यूरोपियन यूनियन का हिस्सा है, पर वो लैंड बॉर्डर टच करता है अपना अफ्रीका के साथ, ओके सर। तो इसमें इंटरेस्टिंग बात क्या बन गई, देखो एक चीज आप लोग नोटिस करें, अफ्रीका के अंदर ना बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, अफ्रीका के अंदर रोजगार की कमी है, अफ्रीका के अंदर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रहती है, लोगों को बेहतर लाइफ चाहिए, बेहतर लिविंग स्टैंडर्ड चाहिए, सोशल सिक्योरिटी चाहिए, पानी की कमी है, क्लाइमेट चेंज से दिक्कत आती है। तो बहुत सारे लोग क्या चाहते हैं, अफ्रीका से निकलकर हम यूरोप में चलें, राइट। कई बार इलीगल माइग्रेशन करने की कोशिश करते हैं, तो उनके लिए ना एक तरीका पता क्या बनता है, कि भाई हम देखो मोरक्को में तो पहुंचे हुए हैं, हम तो अफ्रीका में हैं, अब मोरक्को से किसी तरह से अगर हम क्वेटा में चले गए, और क्वेटा देखो है तो बिल्कुल आपका अफ्रीका के साथ ही, जोग्राफिकली तो अफ्रीका के साथ ही बॉर्डर उसका टच होता है। तो बहुत सारे लोग कई बार कोशिश करते हैं कि चलो किसी तरह से हम क्वेटा पहुंच जाएं, यूरोपियन यूनियन के अंतर्गत यहाँ पे हम आ जाएंगे, राइट। और इस तरह से वो माइग्रेट करने की यहाँ पे कोशिश करते हैं। सेम केस इज विद द मेलीला। तो अभी पता क्या हुआ, अभी यहाँ पर आप नोटिस कर पाएंगे, अभी ये लगभग 50,000 से भी ज्यादा माइग्रेंट्स उन्होंने मोरक्को को क्रॉस किया, और यहाँ पे स्पेन का जो नदर्न अफ्रीकन एनक्लेव है क्वेटा का, वहां पर यहाँ पर ये क्रॉस कर गए। अब जब ऐसा हुआ तो अफरा तफरी मच गई क्वेटा के अंदर, इतने ज्यादा लोग अचानक आ जाएंगे तो वहां का जो सिटी का पॉपुलेशन है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, बिल्कुल चरमरा जाएगा। और देखो इस केस के अंदर बहुत सारे लोग यहाँ पे क्रश कर गए, बहुत सारे लोग यहाँ पे पानी में गिर के मर गए, तो 60 से भी ज्यादा लोगों की यहाँ पे डेथ हो गई, ऐसा यहाँ पे बताया जा रहा है। तो स्पेन ने फिर यहाँ पर टेम्परेरी कुछ यहाँ पे रोक लगाई, ठीक है। यूरोपियन यूनियन ने भी यहाँ पे अपनी जो फोर्सेज है उनको डिप्लॉय किया, ताकि इनको यहाँ पे हम वापस रिटर्न कर पाए, जो इतने ज्यादा यहाँ पे माइग्रेंट्स यहाँ पे अचानक आ चुके हैं, राइट।
तो ये है कोयटा, इसीलिए न्यूज़ में है। तो ध्यान रखिएगा, कोयटा क्या है, एक स्पेनिश ऑटोनोमस सिटी है जो कि नॉर्थ अफ्रीका के अंदर यहाँ पे लोकेटेड है। लगभग 18.5 स्क्वायर किलोमीटर का ये एरिया आपको देखने को मिल जाएगा। स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर मैंने जो दिखाया था ना, उसके सदर्न साइड के अंदर आपको देखने को मिल जाएंगी और जिब्राल्टर के अपोजिट आपको देखने को मिलती है। बॉर्डर ये मोरक्को के साथ टच करती है और डेफिनेटली ये बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन बन जाती है मेडिटेरियन सी और अटलांटिक ओशन को यहाँ पे कनेक्ट करती हुई। तो एक तो देखो, आपको क्वेटा और मलीला इन दोनों के नाम ध्यान तो रखने ही है, मैंने पूरा आपको डायग्राम के अंदर भी यहाँ पे दिखा दिया, ठीक है। जो मलीला है ये भी मोरक्को में ही, मोरक्को के साथ ही लोकेटेड है और आपका क्वेटा भी यहीं पर मोरक्को के साथ ही लोकेटेड है। ये बात आप यहाँ पे ध्यान में रखेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट एंट्री पॉइंट्स बन जाते हैं इलीगल माइग्रेशन के ऊपर, राइट। बाकी देखो, क्वेटा है नॉर्थ अफ्रीका के अंदर, पर है ये यूरोपियन यूनियन और स्पेन का ही हिस्सा, एंड यूरो ही ये करेंसी यहाँ पे चलती है। एक आखिरी बात और ध्यान रखेंगे, मोंटे हाचो, ये एक बहुत ही फेमस हिल है, आपको पहाड़ देखने को मिलेगा क्वेटा के अंदर, मोंटे हाचो, इस बात को भी आप यहाँ पे ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आएंगे, अगला टॉपिक हमारे सामने है नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान। देखो, प्रधानमंत्री मोदी जी ने नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान की यहाँ पे शुरुआत करी है। कोशिश यहाँ पे ये है कि भारत के अंदर ना जो सब्सटेंस अब्यूज होता है, बहुत सारे लोग चरस गांजा, है ना, बहुत सारे लोग अल्कोहल, ये सब चीज़ें पीते हैं, इनको हम यहाँ पे यंग लोगों को हम इनकरेज करें कि इन सब चीज़ों से आप थोड़ा दूर रहिए। अब देखो, पॉइंट पता क्या है, अगर आप नेशनल सर्वे ऑन एक्सटेंट एंड पैटर्न ऑफ सब्सटेंस यूज को देखेंगे ना, तो इसके हिसाब से लगभग भारत देश के अंदर 16 करोड़ लोग ऐसे हैं 10 to 75 ईयर्स वाले जो अल्कोहल पीते हैं। 3 करोड़ से भी ऐसे ज़्यादा लोग हैं जो कि ना कैनबिस यानी कि आपका भांग, गांजा, चरस, इन सबको यहाँ पे कंज्यूम करते हैं। इंडिया में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला सब्सटेंस दरअसल में अल्कोहल ही है। बट आप नोटिस करेंगे कि जो हमारा नया युवा है ना, अच्छी बात मुझे ये लगी, जो हमारा जेनजी है ना, वो कंपैरेटिवली कम पीता है। दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग, राइट। बट अगर हम बात करें कैनबिस की, इसका इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा है, भांग, गांजा, चरस, इन सब चीज़ों का। 2% हमारी पॉपुलेशन लगभग ओपियाइड्स भी इस्तेमाल करती है, हेरोइन। देखो, ये तो बहुत ही गलत चीज़ बन जाती है। इनफैक्ट ना, इसका एक कारण पता क्या है, यहाँ पर आप नोटिस करेगा कि जैसे हमारा भारत है ना, हमारा भारत दो लोकेशंस के बीच में सैंडविच्ड है। एक तरफ है इधर गोल्डन क्रिसेंट, जिसमें ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान आ जाता है, राइट। यहाँ पर बहुत ज़्यादा इलीगल ड्रग्स आपको देखने को मिल जाती हैं। और इधर आपका गोल्डन ट्रायंगल आ जाता है, जिसमें आपका म्यांमार, थाईलैंड, लाओस एंड इवन आपका वियतनाम, ठीक है। यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा इलीगल ड्रग्स देखने को मिल जाएगी, एक तरफ गोल्डन ट्रायंगल, एक तरफ गोल्डन क्रिसेंट। तो ये भी हमारे देश में इलीगल जब आएंगी ड्रग्स, तो उसका इस्तेमाल यहाँ पे हो जाता है। तो यहाँ पर इनफैक्ट ना, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने बोला, भाई देखो, इनको गोल्डन मत बोलो, इनको आप बोलो डेथ क्रिसेंट और डेथ ट्रायंगल, ठीक है ना। तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने ना बल्कि इनको यहाँ पे बोला है कि हमें इनको गोल्डन नहीं बोलना, हमें बोलना डेथ ट्रायंगल, डेथ क्रिसेंट, क्योंकि ये अच्छी चीज़ थोड़ी है, हम गोल्डन बोल रहे हैं इनको। और इसी चीज़ को रोकने के लिए भारत ने भी कोशिश करी है। जैसे फॉर एग्जांपल, हमने इस बार गुवाहाटी डेक्लेरेशन हमने यहाँ पे अडॉप्ट किया, और हमारे जो ब्रिक्स देशों थे सब ने मिलकर इसको अडॉप्ट किया कि ये जो इलीगल ड्रग ट्रैफिकिंग हो रही है, ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज क्राइम हो रहा है, इसके अगेंस्ट हमें साथ मिलकर यहाँ पर काम करना होगा। तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस प्रकार से हमारे युवाओं को अपील करी है कि भाई आप अपनी जिंदगी के अंदर एक बदलाव लेकर आओ, आप अपनी सोसाइटी के अंदर एक पॉजिटिव बदलाव लेकर आओ, सब्सटेंस अब्यूज से आप यहाँ पे दूर रहें। तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जो है इस कैंपेन को सपोर्ट करेगा थ्रू द नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। एंड इस तरह से अगले 100 हफ्ते यानी कि लगभग 2 साल अगले हम यहाँ पे जन भागीदारी कैंपेन यहाँ पे चलाएंगे। हर संडे को अलग अलग एक्टिविटीज ऑर्गेनाइज होंगी, कहीं पर कुछ मैराथन होंगी, स्पोर्ट्स इवेंट होंगे, मेडिटेशन सेशन होंगे, स्ट्रीट प्लेस, अवेयरनेस ड्राइव्स, लोगों को यहाँ पे अवेयर करवाया जाएगा कि ये सब चीज़ें मत करो, राइट। इसमें हमारे जो मेरा युवा भारत, माई भारत वॉलंटियर्स है वो पार्टिसिपेट करेंगे, एनएसएस वॉलंटियर्स पार्टिसिपेट करेंगे, यूथ क्लब, स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, एनजीओज, ये सब मिलकर युवाओं का पार्टिसिपेशन इंश्योर करेगी, ताकि एक जो भारत है वो नशा मुक्त युवा हम यहाँ पे बना पाए। तो ये है नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों, अगला टॉपिक हमारे सामने है लेप्टोस्पायरोसिस। अब लेप्टोस्पायरोसिस का नाम बहुत ज़्यादा चल रहा है आज के टाइम, उसका रीज़न पता क्या है, जुलाई महीने की अगर मैं बात करूँ ना, तो केरला के अंदर 50 से भी ज़्यादा लोगों की डेथ हो गई लेप्टोस्पायरोसिस की वजह से। अब सवाल आता है कि लेप्टोस्पायरोसिस है क्या। देखो, पहली चीज़ तो आप यहाँ पे अंडरस्टैंड करना, इसको ना लेप्टोस्पायरोसिस को हम लोग
रैट फीवर के नाम से भी जानते हैं। क्यों? क्योंकि पॉइंट पता क्या है, लेप्टोस्पायरोसिस एक प्रकार का क्या है, बैक्टीरिया है। क्या है ये? बैक्टीरिया। ठीक है, मतलब लेप्टोस्पायरोसिस जो बीमारी है ना, बैक्टीरिया से कॉज की जाती है, पर उसका कैरियर जो होता है ना, वो मोस्टली एक रैट देखने को मिलता है। अब रैट से जो यूरिन वगैरह उसका निकला, वो कहीं पानी में चला गया, पानी से कहीं ना कहीं किसी और प्रकार के जो आपके शीप, गोट, पिग्स, हॉर्स, डॉग, इनके अंदर गया, अब वहां से फिर से कहीं पानी तक पहुंचा। अब यहाँ पर कई बार ना हमारा जो हम लोग हैं, जो लोग हैं, कई बार इसके साथ एक्सपोज हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, जैसे मान लो कोई बंदा है जो कि गार्डनिंग का काम कर रहा है। अब जब ये गार्डनिंग करेगा अपने हाथों से बिना कोई ग्लव्स वगैरह पहने, तो कई बार ये कांटेक्ट में आ सकता है इस गंदे पानी के साथ, जहां पर आपको ये बैक्टीरिया देखने को मिले। समझ रहे हो? इसके अलावा किसान हो सकते हैं, डेयरी फार्मर्स हो सकते हैं जो पशुओं के साथ काम करते हैं। कई बार कोई माइग्रेंट वर्कर होता है जो हाईवे प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम कर रहा होता है। तो जब भी ऐसा कुछ होगा ना, जब खाली हाथों के साथ आप यहाँ पे करेंगे और उस गंदे पानी के अंदर बैक्टीरिया ये वाला आ चुका है, तो ऐसे केस में उस पर्सन को लेप्टोस्पायरोसिस हो सकता है, एंड इस प्रकार से ये लोगों तक फैलेगा। तो आप ध्यान में रखिएगा कि एक जूनोटिक डिजीज है, मैंने आपको बता ही दिया, एनिमल से ह्यूमन तक यहाँ पे फैलती है। राइट। मोस्टली आपको यहाँ पे जो रैट्स होते हैं, मेजरली इसके कैरियर्स आपको देखने को मिल जाएंगे, इसलिए रैट फीवर बोलते हैं। तो ध्यान रखा, ये बैक्टीरियल डिजीज है। ठीक है। तो जो अलग अलग आपके मैमल्स हैं, उनकी किडनीज में, जेंटल ट्रैक्ट्स में आपको ये स्पायरोसिस, लेप्टोस्पायरोसिस देखने को मिल जाएगा। ठीक है। रोडेंट्स होते हैं, रैट्स ही होते हैं मोस्टली, वो बैक्टीरिया को एक्सक्रीट करते हैं, एंड इस प्रकार से उनका जो यूरिन होता है वो यहाँ पे जाके जाके आगे गंदा पानी, गंदा सॉइल, फूड कंटेमिनेट कर सकता है, एंड इस तरह से इंसानों के अलग अलग बॉडी पार्ट्स में जो आपके कट वगैरह लगे होते हैं, उनके जब एक्सपोज हो जाता है, स्किन हमारी एक्सपोज हो जाती है, तो उस केस में यहाँ पे लोगों तक फैल जाएगा। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये आएगा कि एक इंसान से दूसरे इंसान को भी हो सकता है। देखो ये काफी रेयर होता है, मतलब नॉर्मली ह्यूमन टू ह्यूमन हमें नहीं देखने को मिलता, पर रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस के अंदर ऐसा देखने को मिल भी सकता है। नॉर्मली इसकी इंक्यूबेशन पीरियड होती है वो 7 से 10 दिन का होता है, कि अगर आप इन्फेक्ट आज हुए, आपको सिम्टम्स आने में कई दिन लग सकते हैं। यहाँ पे इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। सबसे पहले एक इंसान को ऐसे बीमारी होने के साथ थोड़ा बुखार होता है, सर दर्द होने लग जाता है, वॉमिटिंग होती है, जॉन्डिस होता है। फिर जब आप टेस्ट वगैरह कराते हो तो पता लगता है कि हाँ, ये तो लेप्टोस्पायरोसिस है। अब ऐसे केस में हमारे पास कुछ एंटीबायोटिक्स हैं, जैसे आपका डॉक्सीसाइक्लाइन, ठीक है, पेंसिलिन जी, सेफ्ट्रेक्सियन, ये काफ़ी इफेक्टिव माने जाते हैं। ठीक है ना। अगर किसी को बहुत ज़्यादा बीमारी होगी तो उसको डायलिसिस के अंदर या इंटेंसिव केयर यूनिट जो आईसीयू होता है, उसमें आप उनको दाखिल करवा सकते हो। मैकेनिकल वेंटिलेशन से हेल्प हो सकती है। इनफैक्ट ना हमारे पास कुछ वैक्सीन भी हैं लाइफ स्टॉक और डॉग्स के लिए, पर ऐसा देखा गया है कि कंप्लीटली उससे खतरा खत्म नहीं होता। तो हमें प्रिवेंशन के ऊपर ही ज़्यादा ध्यान देना होगा, कि हम जो इस प्रकार से जो रैट्स वगैरह हैं उनको कंट्रोल करें, सैनिटेशन अच्छा रखें, आप यहाँ पे प्रॉपर इक्विपमेंट यहाँ पे पहने। ठीक है ना। ये जो आपकी एंटीबायोटिक्स होती हैं उनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर ये सारा गंदा पानी वगैरह या गंदी सॉइल हम इससे बचेंगे, तब ही सबसे बढ़िया चीज़ है, क्योंकि होने के बाद उसको मैनेज करने में काफ़ी डिफिकल्टी आती है। तो ग्लोबल बर्डन की अगर मैं बात करूं, तो साउथ ईस्ट एशिया के अंदर मेजरली आपको डिजीज देखने को मिल जाएगी। इंडिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड, श्रीलंका, यहाँ पर मानसून के समय के ऊपर बहुत ज़्यादा डिजीज का खतरा यहाँ पे बढ़ जाता है। ज़्यादातर उन्हीं लोगों को होता है, खासकर आपके फार्मर्स, क्लीनिंग वर्कर्स, माइग्रेंट कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, ठीक है ना, जो गार्डनिंग के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। पर भारत में मेजरली केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, गुजरात, महाराष्ट्र और अंडमान निकोबार, यहाँ पर ज़्यादातर डिजीज़ आपको देखने को मिल जाएगी। जैसा मैंने आपको बताया कि जुलाई महीने के अंदर तो केरला के अंदर 50 से भी ज़्यादा लोगों की यहाँ पे डेथ हो गई, तो थोड़ा सा कंसर्निंग बात अपने आप में ये बन जाती है। क्या भारत के कुछ इनिशिएटिव्स नहीं है? बिल्कुल है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने 2004 के अंदर इंटीग्रेटेड डिजीज सर्विलेंस प्रोग्राम यहाँ पे स्टार्ट किया था, तो इस प्रकार के आउटब्रेक्स को अर्ली डिटेक्ट करने के लिए। ठीक है। फिर हमने 2012 से लेकर 2017 तक हमारा जो 12th 5 ईयर प्लान था ना, जो पंचवर्षीय योजनाएं हम बनाते थे, तो उसके अंदर हमने यहाँ पे प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ लेप्टोस्पायरोसिस भी स्टार्ट किया था, ताकि इसको हम यहाँ पे डायग्नोसिस करके फटाफट लोगों के अंदर अवेयर करके इसको यहाँ पे आपका कंट्रोल कर पाएं। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ, हमारे पास एनसीडीसी है, नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल, ये मदद करता है, ठीक है ना, सर्वेलेंस के अंदर, डायग्नोसिस के अंदर, इस प्रकार के आउटब्रेक को मैनेज करने के लिए। फिर हमारे पास नेशनल वैन हेल्थ मिशन है। ये तो मैंने आपको कई बार बताया कि हम तीनों को साथ में मिलकर देखना चाहते हैं, आपकी ह्यूमन हेल्थ, ठीक है, एनिमल हेल्थ और आपका इन्वायरमेंटल हेल्थ, तीनों को साथ में ही देखना पड़ेगा। क्योंकि देखो बहुत बार इन्वायरमेंट
के अंदर कुछ कमियां ह्यूमन को इम्पैक्ट करती हैं, एनिमल्स से हमारे अंदर जूनोटिक डिजीजेस इम्पैक्ट हो जाती हैं। तो ऐसे तीनों को साथ मिलकर देखेंगे, तीनों को कंट्रोल करेंगे, तो उससे ही ओवरऑल हमारी जो अप्रोच है वो ज़्यादा बेहतर निकल कर आएगी। और इसीलिए हमने नेशनल वन हेल्थ मिशन स्टार्ट किया था 2022 के अंदर भी। तो ये कुछ पॉइंटर्स थे लेप्टोस्पायरोसिस के बारे में जो हमें क्लियर होने चाहिए। अगला दोस्तों हम टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स के बारे में, ईपीआई 2026। सबसे पहले तो देखो ये आखिर ये इंडेक्स रिलीज कौन करता है। देखो ये जो इंडेक्स है ना, ये 2 साल बाद आता है, बाइनियल डेटा है, और इसको डेवलप किया जाता है बाय येल सेंटर फॉर इन्वायरमेंट लॉ एंड पॉलिसी, और इसके अलावा कोलंबिया यूनिवर्सिटी का सेंटर फॉर इंटरनेशनल अर्थ साइंस इंफॉर्मेशन नेटवर्क और येल सेंटर फॉर जियो स्पेशल सोल्यूशन, ये यहाँ पर इसको डेवलप करते हैं। ठीक है, अब दिक्कत पता क्या है, अगर आप इस इंडेक्स की बात करो तो ये बताता है कि कंट्रीज अपने यहाँ पे इन्वायरमेंटल हेल्थ को कितना प्रोटेक्ट कर रहे हैं, एक डेटा उनके रिगार्डिंग प्रोवाइड करता है, सरकारों को किस चीज़ पे काम करना चाहिए, ये सारी बातें यहाँ पे बताई जाती हैं। अब अगर मैं बात करूँ ना इस पर्टिकुलर इंडेक्स की, इसमें 3 चीज़ें मेजरली देखते हैं हम। एक तो क्लाइमेट चेंज के ऊपर सरकारें कैसा काम कर रही हैं, क्या पॉलिसीज़ हैं, इन्वायरमेंटल हेल्थ को देखा जाता है, इकोसिस्टम वाइटलिटी, ठीक है, इसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, फिशरीज, एयर पोल्यूशन, एग्रीकल्चर, वाटर रिसोर्सेज, ठीक है, एयर क्वालिटी वगैरह कैसी है, क्लाइमेट चेंज को मिटिगेट करने के लिए काम किया या नहीं किया, ये सारी चीज़ें। ठीक है, अब अगर आप नोटिस करोगे ना, इन्होंने 177 कंट्रीज को यहाँ पे इवेल्युएट किया। सबसे लास्ट रैंक आ रहा लाओस का। लाओस का बहुत ही खराब रैंक है 177। आपको पता है 176 रैंक किसका है? सेकंड लास्ट रैंक। सेकंड लास्ट रैंक हमारे इंडिया का है। अब क्वेश्चन आ गया कि सर मतलब इतनी क्या, मतलब इंडिया ठीक है हम अच्छा नहीं कर रहे, पर क्या इतना खराब कर रहे हैं? देखो एक्चुअली पॉइंटर पता क्या है इनकी, अगर हम मेथोडोलॉजी की बात करें तो उसमें एक तो भारत का एयर क्वालिटी में रैंक बहुत ही खराब आया है। हमारे देश में एयर क्वालिटी नीचे गिरी है एज पर दिस पर्टिकुलर इन्वायरमेंट प्रोग्राम, सॉरी इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स। इन्होंने बताया है कि व्हीकल से, कोल बेस्ड पावर जनरेशन से भारत के अंदर पोल्यूशन बढ़ गया है। फिर अगर हम बात करें बायोडाइवर्सिटी की, तो इन्होंने बताया है कि अभी भी हम बहुत सारे हैबिटेट्स यहाँ पे डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, राइट। डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, पेड़ काटे जा रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ हो रही है, उससे बायोडाइवर्सिटी के ऊपर खतरा यहाँ पे बढ़ गया है। ट्री कवर की बात करें, ट्री कवर में पता क्या है, हमारी परफॉर्मेंस इनके हिसाब से कम हुई है बिकॉज हमने फॉरेस्ट डाइवर्ट कर दिए। फिर फिशरीज की बात करें, वहां पर हम ओवर एक्सप्लॉइट कर रहे हैं चीज़ों का, इक्वेटिक हैबिटेट यहाँ पे खत्म हो रही हैं। फिर पेस्टिसाइड का जो इस्तेमाल हो रहा है, उससे ज़्यादा केमिकल इंटेंसिव एग्रीकल्चर हो रहा है, इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस वहाँ भी खराब हो गई है। फिर अर्बन एरियाज़ के अंदर अगर हम बात करें तो वहाँ पर वेस्ट वाटर का प्रॉपर ट्रीटमेंट यहाँ पे नहीं होता। तो ये सारे कारणों की वजह से इन्होंने जब हमारा काउंट किया तो हमारा रैंक बना 176, सेकेंड लास्ट रैंक हमारा यहाँ पे देखने को मिला। अब सरकार ने क्वेश्चन किया है कि इनकी जो मेथोडोलॉजी है वो यहाँ पर सही नहीं है, ठीक है ना, बहुत सारे गलत तरीके से ये डेटा को मेजर करते हैं, तो दैट इज देयर। बट ओवरऑल इंडेक्स आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि 3 आपके पिलर्स होते हैं, क्लाइमेट चेंज, इकोसिस्टम वाइटलिटी एंड एनवायरमेंटल हेल्थ। टॉप परफॉर्मर आपको एस्टोनिया, लग्जमबर्ग, यूनाइटेड किंगडम, फिनलैंड, नीदरलैंड, जर्मनी, फ्रांस, ये सारे आपको देखने को मिले हैं। तो बट एक चीज़ आप नोटिस करिएगा, पिछले 5 साल में ना हम लगातार लगातार बॉटम 5 के अंदर है, मतलब 2022 से अगर आप ऑनवर्ड्स देखोगे ना, हम लास्ट 5 रैंक्स के अंदर हम आए हैं। दुनिया के सबसे खराब 5 देशों की बात करें, इंडिया लगातार पिछले 5 साल में सबसे 5 खराब देशों के अंदर ही यहाँ पे रहा है। तो थोड़ा सा देखो, हमें आई अग्री कि हाँ डेटा गड़बड़ हो सकता है, डेटा मेथोडोलॉजी गड़बड़ है, बट थोड़ा सा हमें भी और ज़्यादा इंप्रूवमेंट करना होगा इन्वायरमेंट के ऊपर, क्योंकि ये जो ज़्यादातर इन्होंने प्रॉब्लम्स बताई हैं इनमें से कई तो ऐसी हैं जो बिल्कुल सही हैं। जैसे एयर क्वालिटी इंडिया में एक्चुअल में काफ़ी ख़राब है, हमें देखने को मिलती है, पेस्टिसाइड्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, उसको कंट्रोल करना पड़ेगा, ठीक है। तो जो कंसर्निंग चीज़ें हैं हम उनके ऊपर अगर काम करेंगे तो डेफिनेटली हमारा रैंक भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आगे इम्प्रूव होगा। बाकी देखो ट्री कवर लॉस मरा हुआ है, वो भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। लाओस के बाद हम सेकेंड वर्स्ट परफॉर्मर यहाँ पे कंट्री आपको देखने को मिलेंगे। तो ये कुछ टॉपिक्स है जो आज हमें डिस्कस करने थे। अब रही बात ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट्स की, यहाँ आपके सामने कुछ स्टेटमेंट्स हैं, इनको आप पढ़िएगा, आराम से पढ़िएगा एंड बताइएगा इनमें से कौन सा सही है, कौन सा गलत है। एंड इसके अलावा जो मैंने आपको कल होमवर्क दिया था, एक था पीएम विद्या लक्ष्मी स्कीम के बारे में, तो हमने डिस्कशन किया था कि जो हमारे मेधावी छात्र होते हैं, जो अच्छे कॉलेजेस के अंदर पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए यहाँ पर स्कीम है, और इसके लिए जो पैसा होता है ना, जो इंटरेस्ट सबवेंशन वगैरह है, वो यहाँ पे केंद्र सरकार देती है। तो इट इज़ अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम, दैट इज़ अ करेक्ट स्टेटमेंट। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की बात करें दोस्तों, ये हमारी मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के अंतर्गत आती हैं।
इसलिए सेकंड स्टेटमेंट अपने आप में इनकरेक्ट बन जाएगा। फवारा इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम की बात करें तो मॉरिशियस नहीं बल्कि मालदीव्स का ये सिस्टम आपको देखने को मिल जाएगा, इसलिए थर्ड स्टेटमेंट भी अपने आप में गलत बन जाएगी। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। इसी तरह से आप सब लोग हार्डवर्क करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।